नारी है शक्ति नर की, नारी है शोभा घर की। नमस्कार, कशिश न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। आज आधी आबादी का दिन है, यानी आज वुमेन्स डे है। आज महिलाओं की सम्मान में कशिश न्यूज आधी आबादी पर पूरी जिम्मेदारी जो कार्यक्रम लेकर आया है, इसमें हम बात करेंगे उन तमाम महिलाओं की जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, अपना नाम कमाया है और अपने घर परिवार समाज का नाम रोशन किया है। ऐसे ही कई महिलाओं से रूबरू कराएंगे, बातचीत करेंगे। हर एक महिला जो अपने क्षेत्र में अच्छा नाम कर चुकी है, अपनी पहचान बना चुकी है, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। क्योंकि आधी जो आबादी है उस पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, घर की जिम्मेदारी होती है, अपने कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी होती है और वो हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। और आज यही वजह है कि आधी आबादी को हम सम्मानित कर रहे हैं। आधी आबादी के सम्मान में ये कार्यक्रम लेकर आए हैं, जिससे आपको रूबरू कराएंगे तमाम उन महिलाओं से जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। हमारे साथ डॉक्टर मंजू लाल जुड़ी हुई है, बिहार शिक्षा सेवा की पदाधिकारी रही हैं। अपने क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन काम किया है। आज हम चंदा जी से भी बात करेंगे। चंदा जी रिद्धि सिद्धि शॉप चलाती हैं, जहां जब भी कोई शादियां होती है तो अगर आपको ज्वेलरी चाहिए, कॉस्ट्यूम चाहिए तो आप इनसे रेंट पर ले सकती हैं। साथ ही साथ आप ज्वेलरी की खरीदारी भी इनसे कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ विभा चरण पहाड़ी भी जुड़ी हुई हैं। विभा जी सोशल वर्कर हैं, इंटरनेशनल एनजीओ चलाती हैं और लोगों की सेवा करती हैं। हमारे साथ अंजुला कुमारी जो एक कथक डांसर हैं, शोभना नारायण की शिष्या हैं और नटराज कला मंदिर की डायरेक्टर हैं, जो अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही हैं। हमारे साथ मिनती चिकला नवीस हैं, जो डीडी न्यूज की एंकर हैं और इन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। तो तमाम हमारे गेस्ट जो महिलाएं हैं बेहतरीन जिन्होंने काम किया है, उनसे आपको रूबरू तो मैंने करा दिया। अब उनसे हम बातचीत करेंगे। कहते हैं कि महिलाओं का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि महिलाओं के बिना कोई घर नहीं होता। जिस घर में महिलाएं ना हो वो घर नहीं है, और महिलाओं के बिना हम अपने जीवन की, अपने दिनचर्या की कल्पना ही नहीं कर सकते। और आज हमारे साथ कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि वो आखिर कैसे अपने घर को संवारती हैं, आखिर कैसे वो अपना कामकाज करती हैं। क्योंकि आज तो आधी आबादी का दिन है और आधी आबादी पर पूरी जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर मंजू लाल से, क्योंकि मंजू लाल बिहार सेवा से जुड़ी हुई हैं, पदाधिकारी रही हैं और महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। मैम, आपने इस तरीके से अपने आप को संवारा है और अपना नाम बनाया है। 38-39 साल तक आपने सरकारी सेवा में योगदान दिया है। ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो 48-39 साल मैंने सेवा में बिताए एज बिहार शिक्षा सेवा में, खास तौर पर बिहार एजुकेशन सर्विसेज जो है वो बीपीएससी से हम लोग इसमें आते हैं, और उसके बाद जिले की शिक्षा की जिम्मेदारी आप पर होती है, आइदर एज प्रिंसिपल ऑफ सम जिला स्कूल और एज डीओ, आरडीडी एंड ऑल। तो मैं चूंकि बहुत कम एज में, जब मैं ग्रेजुएशन करके थोड़े ही दिनों के बाद मैं सेवा में आ गई, तो इस पूरी, एक तरह से पूरी जिंदगी मेरी इस सेवा में गुजरी। इसी साथ साथ शादी, बच्चे और अपनी पढ़ाई, बाद की पढ़ाई जो थी, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना, बीएड, एमएड, एलएलबी करना, सारा मैंने किया और पटना यूनिवर्सिटी से किया। ठीक है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव। आज महिला दिवस है और मैं आज के दिन सारी महिलाओं की तरफ से और खुद अपनी तरफ से अपने हस्बैंड का और सारे पुरुष वर्ग का धन्यवाद करना चाहूंगी। आज जो आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं कि मैंने ये किया, मैंने घर संभाला, मैं एक पदाधिकारी के रूप में बहुत सक्षम रही, बहुत सारे काम किए, लेकिन मेरे हिसाब से ये संभव नहीं होता अगर एक बहुत कोऑपरेटिव हस्बैंड मेरे साथ नहीं होता। तो आधी आबादी पे तो जिम्मेदारी होती ही है, लेकिन अगर
अगर उसके सपोर्ट में जो उसके पति हो, अगर पति का सपोर्ट मिल जाए तो चार चांद लग जाता है। और इनके साथ भी यही रहा है, पति इतने सपोर्टिव मिले कि इन्होंने अपने करियर को और ऊंचाई पर ले जाकर और अच्छी पहचान बनाई। हमारे साथ चंदा जी भी हैं। चंदा जी एक ऐसा काम करती हैं, शायद सभी महिलाएं इनको पसंद करेंगी, क्योंकि कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी, और किसे ये पसंद नहीं होता, सभी को पसंद होता है। और खासकर अगर शादी का प्रोग्राम हो तो सभी चाहते हैं कि उनके कॉस्ट्यूम अच्छे हों, उनकी ज्वेलरी अच्छी हो। तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानते हैं कि कैसे क्या कुछ इन्होंने शुरुआत की है, क्योंकि आज महिला दिवस है, महिलाओं के बारे में जानना चाहिए। कैसे आया दिमाग में कि चलिए कॉस्ट्यूम रेंट पर दे सकते हैं, ज्वेलरी रेंट पर दे सकते हैं, क्या कुछ चला दिमाग में और कैसा लोगों का रिस्पांस मिलता है? सबसे पहले तो मैं महिला दिवस की सबको हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और उसके बाद जहाँ तक मेरे प्रोफेशन का सवाल है, इसमें बहुत मिन्नत करनी पड़ी घर परिवार से कि कुछ काम करना है बोल के। वो लोग रेडी नहीं थे कि क्या काम करना है, नहीं काम करना है। तो मैंने अपने बच्चों को तैयार करने में शुरू में देखा कि कुछ फैंसी ड्रेस है, नाटक है, ड्रामा है, तो बहुत सारा दिक्कत आता था उसमें कि कहीं से एसेसरीज नहीं मिलता, कभी कोई ड्रेस नहीं मिलता प्रॉपर। तो और स्कूल और कॉलेज को इस चीज़ के लिए इधर उधर दौड़ना नहीं पड़े, ये सोच करके मैंने मुंबई वगैरह में देखा कि एक ही छत के नीचे उनको सब कुछ मिल जाता है। तो मैं भी सोची कि कुछ ऐसा काम करूं जो पटना में नहीं हो रहा है, ये सोच करके मैंने इसको चालू किया। और अभी स्कूल कॉलेज में पटना में ही नहीं, बिहार में, झारखंड में कहीं भी कोई इंक्वायरी होता है तो उसको सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। सिर्फ यहीं पर नहीं, शादी विवाह में हो या नाटक में, ड्रामा में, कोई भी हिंदी फिल्म बनाना हो। पहले तो फिल्म वाले लोग मुंबई से लेकर के आते थे, अब सिर्फ अपना स्क्रिप्ट लेके आ जाते हैं, यहाँ से कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी सब कुछ हो जाती प्रॉप्स के साथ में। तो सब लोग को सुविधा हो गई है। और कहते भी हैं कि फिल्मों के मामले में मुंबई पर लोग ज्यादा निर्भर रहते हैं, लेकिन अब अपना पटना भी किसी से कम नहीं है। और पटना में अब सिर्फ स्क्रिप्ट लेकर लोग आते हैं, बाकी सब कुछ यहाँ मिल जाता है। सब कुछ मिल जाता है। उन लोग को भी ये भी लगता है कि अब मुंबई से लाने का भी झंझट नहीं रहेगा, सब पटना में मिल जाती है। एक्ट्रेस उधर से आ जाती हैं, बट सामान सब यहीं मिल जाता है उनको। काफी फिल्म बन रही है, भोजपुरी तो बन ही रही है, पर अब हिंदी फिल्म भी बनने लगी है। एल्बम है, सीरियल है, नाटक, ड्रामा, स्कूल का एनुअल फंक्शन है, शादी विवाह में आपको शेरवानी चाहिए, सूट चाहिए, कोट पैंट चाहिए, या फिर ब्राइडल लहंगा, जिस रेंज का भी चाहिए सब कुछ मिल जाता है। तो ये सब लोग खरीदारी करते हैं या फिर आप रेंट पर देती हैं? क्योंकि ज्यादातर अभी जो चलन चला गया है कि लोग खरीदना पसंद करते हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, ड्रेसेज हो। तो क्या रेंट पर अभी भी शादियों में लोग लेते हैं कपड़े? मैम, आपको बता दें कि अच्छे अच्छे घर से सब लोग रेंट पे ही लेना चाहते हैं। आपको 50,000 लाख रुपए का लहंगा एक दिन पहन करके रखना पड़ता है, उसके पास तो अब जगह भी नहीं है कि उतना हैवी रख पाए। बहुत लोग खरीदते भी है, पर मेरे ख्याल से 50% से ऊपर वो लोग रेंट पे लेना पसंद करते हैं। कि किसी भी कल्चरल इवेंट हुआ तो एक बार मान लीजिए डांडिया नाइट हुआ तो एक ड्रेस पहन लिया, उसको खरीदेंगे नहीं, वो रेंट पे ले लेंगे, दूसरे साल दूसरा डिजाइन कर लेंगे। तो उनका डिजाइन बदलता रहता है, उनकी मन की इच्छा भी पूरी होती रहती है कि अलग अलग तरह का फेसबुक में डालना है। अब फोटो का जमाना आ गया, फेसबुक में डालना है, इंस्टा पे डालना है, तो सबको अलग अलग डिजाइन दिखाना है, अलग अलग स्टाइल दिखाना है। तो रेंट पे लेके सब बहुत खुश हैं। जिस तरीके का जमाना है, लोग जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फोटो शूट हो और पैसे भी खर्च कम हो, इसी वजह से रेंट पर लोग लेना पसंद करते हैं और रेंट पर लोग ले भी खूब रहे हैं। हमारे साथ एक और ऐसी शख्सियत जुड़ रही हैं जो सोशल वर्कर हैं, और पहाड़ी जी हमारे साथ हैं। विभा चरण पहाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। विभा जी, जिस तरीके से आप लगातार काम कर रही हैं, लोगों की सेवा करती हैं, इंटरनेशनल एनजीओ से जुड़ी हुई हैं आप, शुरुआत कहां से की और लोगों का रिस्पांस कैसा मिला? जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरी माँ भी एक सोशल वर्कर थी। हम लोग झरिया झारखंड से बिलोंग करती हूँ मैं। वहाँ पे मैंने अपनी माँ को छोटे से देखा था सोशल वर्क करते हुए, पर मेरी शादी हुई तो ये काम करने का शादी के बहुत साल बाद मौका मिला। जब मेरे दोनों बच्चे हो गए, दोनों बच्चे बड़े हो गए, तब मतलब मुझको अच्छा लगा करने में। मैं देखी बहुत लोग से जुड़ी, इंटरनेशनल एनजीओ इनर व्हील क्लब से मैं जुड़ी, और अभी मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ वहाँ की।
और आगे बढ़ कर काम करती हूँ। कभी भी गरीब बच्चे या कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए स्पेशली मैं करना चाहती हूँ। गरीब बच्चे, जो कैंसर एक भयंकर बीमारी है जिससे लोग इसके चक्कर में आ तो जाते हैं, पर इसे निकलना बहुत ही कष्टदायी होता है, और उसमें आगे बढ़ कर मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी मदद करूँ। और खासकर गरीब बच्चे जो इसका सामना नहीं कर पाते हैं, खर्च इतना इसका महंगा होता है कि उसके लिए वो लोग के पास पैसा नहीं होता है। तो कोशिश करती हूँ कि कहीं कहीं जहाँ भी जरूरतमंद हो वहाँ पे जाकर आगे बढ़कर सबको अपने द्वारा जो कर सकती हूँ वो करूँ। अपनी तरफ से तो आप काम कर ही रही हैं, बाकी और कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं जिसका सपोर्ट आपको मिल रहा है ताकि आप अपने काम को और बेहतर कर सकें? जी, खासकर मैं है ना इनरविल से जुड़ी हूँ, मैं उसके पास प्रेसिडेंट हूँ जैसा कि मैंने कहा, और वहां से जुड़कर मुझे काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे तो बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लायंस क्लब हो गया, रोटरी हो गया, वो सबसे भी जुड़ के करने में अच्छा लगता है। बट एक होता है ना दिल में कुछ है मेरे, तो एक संस्था से जुड़ के काम करने में अच्छा लगता है। बिल्कुल, दिल की ख्वाहिश को पूरी करने में जो मजा है वो शायद कहीं और वो संतुष्टि मिलती ही नहीं है। तो कई महिलाओं से हमने आपको रूबरू कराया, कई और शख्सियत हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कैसे शुरुआत की और कैसे उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और महिलाओं का दिन है आज, महिलाओं पर पूरी जिम्मेदारी होती है हर क्षेत्र में, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो। और आजकल की अगर बात करें तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां महिलाएं अपना परचम ना लहरा रही हो, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या फिर कोई भी क्षेत्र, हर जगह महिलाओं का परचम सबसे ऊपर लहरा रहा है। हमारे साथ अंजुला कुमारी हैं, अंजुला से बात करेंगे क्योंकि अंजुला एक बेहतरीन कथक डांसर हैं, अच्छा डांस करती हैं और अपने डांस के बदौलत इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो सबसे पहले अंजुला जी, जिस तरीके से आप डांस करती हैं, शुरुआत कहां से हुई और किसे देखकर आपको लगा कि आपको भी डांसर बनना है? सबसे पहले तो मैं कशिश न्यूज के माध्यम से सभी महिलाओं को आज के दिन की शुभकामनाएं दूंगी, और ये कशिश न्यूज़ ने आज मुझे बुलाया है तो बहुत ही सभी महिलाओं से मिलकर अच्छा लग रहा है। नृत्य का जहाँ तक सवाल है कि कैसे मैंने नृत्य सीखना शुरू किया, तो एक ज़माने में जब हमने नृत्य सीखना शुरू किया उस वक्त नृत्य और संगीत का माहौल नहीं था। खासकर मैं वैसे फैमिली से नहीं आती हूँ जहाँ कोई बैकग्राउंड रहा हो संगीत का या नृत्य का, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग पढ़ाई करते थे और पढ़ाई मतलब हमारे यहाँ एक कल्चर था कि पढ़ाई करके नौकरी करनी है, चाहे वो सरकारी हो या कि कुछ भी हो। तो हमारे यहाँ सभी लोग जॉब में थे और मुझे भी यही बनना था। पर एकाएक मेरे दिमाग में कहीं से कुछ मैंने देखा तो मुझे लगा वो एक घुंघरू की आवाज पता नहीं कहाँ से मेरे कानों में अचानक से लगा कि कुछ गुनगुनाहट हो रही है घुंघरू की, और मुझे एकदम लगा कि मैं नृत्य सीखूं। और उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कथक क्या होता है, भरतनाट्यम क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे नृत्य सीखना था, बस सीखना था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। जब मैंने माँ को ये बात बताई तो माँ बोली कि अभी तुम्हारे दिमाग में एकदम से ये क्या चलने लगा, नृत्य सीखना है, चुपचाप पढ़ो लिखो और नॉर्मली फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चूंकि छोटी थी तो हमारे सभी जिद पूरे किए जाते थे, तो घर वालों ने, मैं इसका फायदा उठाई, मैं सोची कि मैं छोटी हूँ तो जिद ये भी मेरा पूरा होगा। मेरे पेरेंट्स को थोड़ा झुकना पड़ा और उन्होंने पता किया कि अगल बगल कोई नृत्यशाला हो तो देखो सिखा देते हैं, इतना जिद कर रही है, कुछ दिन सीख के छोड़ देगी, इसका जिद पूरा हो जाएगा। पर वो अंदर से कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद कह लीजिए या फिर मेरा कुछ ऐसा अंदर में भूख रहा होगा, जो जब मैंने नृत्य सीखना शुरू किया उस वक्त मैं 10 साल की थी। और मैं जब नृत्य सीख के आती थी, मतलब उस वक्त 4 बजे स्कूल होते थे, मैं रविंद्र बालिका विद्यालय राजेंद्र नगर की प्रोडक्ट हूँ, तो मैं 4 बजे आती थी और 4:30 में मुझे घुंघरू मतलब लेकर के भागना पड़ता था। तो वो एकदम से घर वाले बोले कि देखो पढ़ाई में एकदम अगर बैक हुई तो तुरंत बंद कर देंगे ये सब। पर स्कूलिंग के साथ साथ मेरा नृत्य भी चलता रहा और धीरे धीरे मैं उसमें कोर्स भी की और धीरे धीरे मैंने बिहार के कई महोत्सवों में भाग लिया, चाहे वो राजगीर महोत्सव हो, बौद्ध महोत्सव हो, वैशाली महोत्सव हो, और मेरे पंख धीरे धीरे वो फरफराने लगे और मैं एक अलग दुनिया में जाने लगी। और गार्जियन का भी धीरे धीरे मेरे हौसला से
और गार्जियन को भी धीरे धीरे मेरा वो लगने लगा कि नहीं, ये लड़की कुछ अपनी मेहनत से कर रही है, और सपोर्ट थोड़ा थोड़ा मिलने लगा। पर कहीं ना कहीं माता पिता को एक डर होता है समाज का, एक ये का कि पता नहीं ये आगे क्या करेगी। लेकिन मैं ये बात बताऊं कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी कहीं से कमजोर नहीं थी, और मैंने पटना विश्वविद्यालय से श्रम एवं समाज कल्याण में वो एमए किया। लेकिन मैं जॉब कुछ कारण से बिहार के बाहर मिलना था, तो कुछ उस वक्त ऐसा पारिवारिक परिस्थिति थी जिससे मैं जॉब नहीं कर सकी। तो हमारी डिग्रियां भी नृत्य में पूरी होती गई, और हम बहुत सारे फेस्टिवल्स में भी करते गए, और धीरे धीरे मतलब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस हो गया, और परिवार को भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया कि एक सही रास्ते पे ये लड़की जा रही है। बिल्कुल। तो जब परिवार भले ही स्टार्टिंग में ज्यादा विश्वास ना करे, लेकिन जब बच्चे कुछ अच्छा करने लगते हैं तो उन्हें भी एक ऐसा गर्व महसूस होता है, उन्हें लगता है कि हाँ वाकई हमने बच्चों पर विश्वास किया और रिटर्निंग में मुझे वही मिल रहा है। हमारे साथ मिन्नती भी जुड़ी हुई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपने क्षेत्र में, डीडी न्यूज की एंकर हैं, टेलीविजन पर खुद को प्रस्तुत करती हैं, खबरों से रूबरू कराती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसके अलावा और क्या कुछ करती हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ बेहतरीन काम करती हैं। मिन्नती, आप तो एंकर हैं, इसके अलावा और क्या कुछ करती हैं आप? सबसे पहले तो इंटरनेशनल वुमेंस डे पे आप सभी को शुभकामनाएं कशिश न्यूज़ के माध्यम से। इसके अलावा मैं फाउंडिंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन पटना वुमेंस कॉलेज हूँ, और फैक्ट चेकर हूँ गूगल सर्टिफाइड, और इग्नू की काउंसलर हूँ एकेडमिक। तो मेरी जो जर्नी जो आप जानना चाहते हैं, तो मैं बड़ी ही कंफ्यूज बच्ची थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या बनना है। लेकिन एक बात जो मुझे पता थी कि मुझे क्या नहीं बनना है। यूजुअली होता है कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, लेकिन मुझे पता था कि मुझे क्या नहीं बनना है, तो वो था मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। मेरी जो फैमिली है ना, डॉक्टर्स की फैमिली है। मेरे पापा डॉक्टर, पापा के पापा डॉक्टर, मेरे चाचा, मामा, सभी लोग डॉक्टर्स। तो और मेरी पापा की भी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर ही बनूं, तो वो क्लिनिक में मुझे ले जाते थे। और मेरा आलम ये था कि मैं एक ड्रॉप अगर ब्लड देख लूं तो मुझे एकदम स्पाइन चिलिंग एक एक्सपीरियंस होता था। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन पापा का था कि डॉक्टर ही बनो। लेकिन मुझे स्कूल में ये पता था कि मुझे अच्छा करना है, तो थ्रू आउट लगता था कि मैं फर्स्ट ही आऊँ। सो फर्स्ट से जेवेरियन हूँ मैं, सेंट जेवियर्स की प्रोडक्ट। तो शुरू से लेकर मैं अपने क्लास में फर्स्ट ही आती थी, बस वही लगता था कि एम ऑफ लाइफ है, चलो फर्स्ट आ गए, घर में डांट नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत नॉटी थी। तो एक ही था शायद कि पढ़ाई अच्छे से कर लो तो डांट नहीं मिलेगी। तो हर रोज बदमाशी करती थी, हर रोज हाथ पैर तोड़ के आती थी। शायद ही कोई दिन होता था कि मैं कुछ करके नहीं आऊँ। तो ऐसे में ही जब मेडिकल का आया तो पापा ने कहा एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे दो। मैंने एग्जामिनेशन दिया भी, मेरा वेटिंग लिस्ट में पहली बार नाम भी आ गया, लेकिन मुझे पता था कि मुझे मेडिकल में नहीं जाना है। इन द मीन टाइम क्या हुआ था कि मेरी मॉम न बहुत ज्यादा वोरेशियस रीडर जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ती थी। तो उनसे मुझे पढ़ने की लत लग गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था अच्छे अच्छे राइटर्स को पढ़ना। तो चाहे वो इंग्लिश के राइटर्स हों, बाद के दिनों में फिर बंगाली भी पढ़ना शुरू कर दिया, फिर और हिंदी भी, क्योंकि साथ साथ चलता था। इतनी पढ़ती थी आप, फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा था, तो फिर मीडिया क्षेत्र और ये एंकरिंग करना ये कब आया? दैट इज व्हाट आई वाज अबाउट टू कम। तो उसमें क्या हुआ था कि इन द मीन टाइम चूंकि मुझे लिटरेचर से धीरे धीरे प्यार होने लगा, तो फिर मैंने इंग्लिश ऑनर्स लिया। तो इंग्लिश ऑनर्स में भी कॉलेज में पढ़ी, तो चूंकि पढ़ने की आदत थी तो टॉप उसमें भी कर गई थी। और मास्टर्स में भी मैंने पटना यूनिवर्सिटी मैं टॉपर हूँ। तो उसके बाद फिर लग रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि उस समय मीडिया वाज नॉट द थिंग द वे इट इज टुडे। उस समय मीडिया मतलब महिलाओं के लिए था ही नहीं। तो मैं क्या करूँ, तो अब उसके बाद मेरा जब हो गया तो मैंने सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, और वैकेंसीज आ नहीं रहे थे। कॉलेज ने कहा, जब मैं टॉप की तो पटना यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया भी कि पढ़ाओ, तो मुझे बड़ा ये बोरिंग लगता था, बिकॉज आई वाज सो यंग, तो आई डिडंट फील लाइक टीचिंग। बट इन द मीन टाइम हमारे कुछ फ्रेंड्स थे, तो हम लोग साथ में ही ना यूपीएससी की तैयारी करते थे। मुझे नहीं जाना था, लेकिन वो लोग करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम हम लोग को इंग्लिश पढ़ा दो। तो मैं सभी को इंग्लिश का जो यूपीएससी का ऐसे होता है वो पढ़ाना शुरू कर दी। तो पढ़ाते पढ़ाते एक कोचिंग हम लोग का जो लैंग्वेज लैब है, जिसका नाम मतलब वो इंग्लिश की ही कोचिंग का इंस्टीट्यूट है, तो वो हमने शुरू किया। उसको शुरू करने के बाद ऐसा हुआ कि स्टूडेंट्स आने लगे और जम के मतलब इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिए। इन द मीन टाइम मैं लिखती भी थी।
टाइम्स ऑफ इंडिया मुझे लगा कि अब मुझे छपना भी चाहिए, बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि मैं ये पढ़ती थी, न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी और वहाँ पे बाई लाइन्स आते थे। तो देन आई वेंट टू टाइम्स ऑफ इंडिया, आई शोड माई राइट अप्स एंड ऑल, तो दे लाइक्ड इट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जिस स्टाइल पे आप लिखते हो वैसे में अखबार में नहीं चलता, अखबार का एक रूल होता है 5 W's एंड H वाली, तो मैं तो बस क्लाइमेक्स को बाद में रखती थी। तो उन्होंने कहा यू शुड स्टार्ट विद द क्लाइमेक्स। तो इस तरीके से मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में फिर छपने लगी। मैंने हर संडे को संडे स्प्रेड में मेरे स्टोरीज छपते थे और सिटी स्केप जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आता था वो लगातार छपने लगी। छपते छपते क्या हुआ कि इन द मीन टाइम ऑल इंडिया रेडियो में आया वैकेंसी, तो फिर वहां मेरा न्यूज एंकर में हो गया, स्टार्टेड विद दैट। तो वहां से मेरी हिंदी की शुरुआत हुई, बिकॉज बिफोर ऑल इंडिया रेडियो आई डिड नॉट नो हिंदी। मतलब हिंदी बोलती थी लेकिन जिस तरीके से एक एंकर को बोलना चाहिए जिस एक्सेंट के साथ, उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती थी। तो ऑल इंडिया रेडियो ने मुझे बढ़िया से हिंदी को प्रेजेंट करना सिखाया। उसके बाद ऑल इंडिया में रहते रहते ही इन द मीन टाइम दूरदर्शन में वैकेंसी आई, तो फिर वहां अप्लाई किया, वहां भी हो गया। तो ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों जगह मैं एंकर बन गई। तो ये हो गई मेरी जर्नलिज्म की तैयारी। इन द मीन टाइम यस, आई यूज्ड टू राइट फॉर माय AFP, एजेंस फ्रांस प्रेस, यू मस्ट हैव हर्ड, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी। तो वहां से मेरी जर्नलिज्म की मतलब करियर की शुरुआत हुई। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि मैं लौटी ही थी आकाशवाणी से, तो अचानक एक फोन आया। तो मैंने फोन उठाया रिलेक्टेंटली क्योंकि सोने का समय था, आई वाज सो टायर्ड। तो सडनली दैट वॉइस केट, आई एम सिस्टर डोरिस, प्रिंसिपल पटना विमेंस कॉलेज। तो मुझे लगा कि उन्हें क्या काम है मुझसे। तो आई वाज लाइक शॉक्ड कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा है कि आई वुड लाइक टू हैव अ मीटिंग विद यू बिकॉज वी आर प्लानिंग टू हैव अ डिपार्टमेंट। तो मुझे लगा कि मैं क्या करूंगी, मुझे तो न्यूज एंकरिंग करना है, मुझे तो AFP के साथ लिखना पड़ना है, यही सब करना है जर्नलिज्म में ही। तो मैं वहां गई। तो मेरे डैड ने कहा कि टीचिंग है, तो ही वांटेड कि इधर मतलब उनकी बेटी या तो टीचर बन जाए या फिर डॉक्टर बन जाए, उसके बिना ये जर्नलिज्म का काम नहीं हो। तो वहां जब गई तो उन्होंने कहा कि एक डिपार्टमेंट शुरू करना है। तो आई वाज थिंकिंग कि डिपार्टमेंट पढ़ाना तो फिर भी समझ में आता है, डिपार्टमेंट शुरू करना है विदाउट सच एक्सपीरियंस एंड ऑल। दो आई वाज वो वहां पे काउंसलिंग का काम करती थी मैं इग्नू में, तो उन्होंने मेरा बैकग्राउंड ऑलरेडी चेक कर लिया था। उस समय एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको सिलेक्ट किया गया था, तो काफी अच्छा लगा होगा। ऑब्वियसली उस समय मैं थोड़ी सी मैंने कहा कि मैं बहुत कंफ्यूज आत्मा हूँ। तो आई वाज लाइक कंफ्यूज कि मेरे पास AFP का एक इंटरनेशनल करियर था, हमारा हेड ऑफिस पेरिस में हुआ करता था, उसके साथ दूरदर्शन तो था ही और ऑल इंडिया रेडियो भी था, मेरा अपना लैंग्वेज लैब था। हाँ। जिस तरीके से मतलब तरह तरह के काम, बिल्कुल इन्होंने पहले ही कहा था कि ऐसा कोई काम नहीं जो ये नहीं करना चाह रही थी, सब काम करना चाह रही थी, बस डॉक्टर नहीं बनना था। और किया भी उन्होंने ऐसा ही, हर क्षेत्र में वो काम करती रही, नाम कमाती रही और आज बेहतरीन काम भी कर रही हैं। हालांकि जितनी भी महिलाएं हमारे पास इस वक्त जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, आधी आबादी का आज दिन है, हम उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर अपने क्षेत्र में तो अच्छा काम कर रही हैं, घर को मिलाकर चलना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, कितनी चुनौतियां होती है, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनके कंधों पे घर की जिम्मेदारी भी होती है, अगर काम कर रही हैं तो बाहर की भी जिम्मेदारी होती है। तो आखिर किन किन चुनौतियों का वो सामना करती हैं, कैसे वो अपने दिनचर्या को सामान्य रूप से चलाती हैं, क्योंकि पुरुष तो सिर्फ बाहर का देखते हैं, महिलाएं तो घर और बाहर दोनों का देखती हैं। तो हम इनसे ही जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी चुनौतियों का ये हर दिन सामना करती हैं। कार्यक्रम देख रहे हैं आप, कशिश की खास पेशकश है ये, जिसमें हम महिलाओं से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। हालांकि सब महिलाओं से हमने रूबरू आपको कराया है, लेकिन अब उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बातें बताएंगे कि आखिर क्या कुछ करती हैं। अपने क्षेत्र में तो काम कर ही रही हैं, लेकिन अपने काम के साथ साथ अपनी घर की जिम्मेदारियां कैसे निभाती हैं, कितनी चैलेंजिंग इनकी लाइफ होती है, हम इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मंजू लाल हैं। सबसे पहले हम इन्हीं से जानते हैं क्योंकि इन्होंने एक अच्छा खासा समय अपने करियर को दिया है और उसके साथ ही साथ अपने घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया है। मैम, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने लगभग 38-39 साल अपने करियर को दिया है, लेकिन उन 38-40 सालों में घर की कई जिम्मेदारियां भी आई होंगी, उसे कैसे निभाया? और साथ ही साथ हमें यह भी पता चला है कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं, तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले गाने से कुछ गाकर सुनाएं और उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगी। देखिए, एज करियर जो था मेरा बिहार एजुकेशन सर्विसेज में एक लंबा करियर था। एज जॉइंट डायरेक्टर SCRT बहुत रिस्पॉन्सिबल मेरा पोस्ट था, लेकिन
अभी जो आपने सवाल किया है वो सचमुच वही है जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ। घर कैसे चला इन दिनों, इतने लंबे अंतराल पे, इतने लंबे समय में मेरे घर मतलब मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले और सारा कुछ मैंने कैसे मैनेज किया। ये अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ घर के लिए बनी हूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर दिन जॉब में जब मैं थी और कंटिन्यूअसली काम कर रही थी सरकार के लिए, तो कहीं से एक आवाज आती थी कि मैं यहाँ नहीं होना चाहिए, मुझको घर में ही होना चाहिए। और मैंने हर दिन ये फील किया है कि जो लड़कियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, उनके अंदर वो इंस्टिंक्ट भगवान देते हैं कि वो कहीं ना कहीं इस तरह से घर से बंधी होती हैं कि किसी भी पोस्ट पे जाएं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, लेकिन बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, उस पर पूरी नजर होती है। हस्बैंड ने आज लंच में ऐसा तो मैंने कुछ नहीं दिया कि उनको पसंद नहीं है। ये सारी बातें इस तरह से रची बसी हुई हैं हम सारी महिलाओं के अंदर, और खास करके मैं खुद के अंदर ऐसा इसलिए फील करती हूँ कि मेरे फादर पुलिस में थे, बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन, माँ एकदम से हाउसवाइफ, और हाउसवाइफ भी ऐसी जिसको सिर्फ अपनी बेटियों की चिंता, ऐसी चिंता, क्या बनेंगी नहीं, शादी कैसे होगी। तो उस चक्कर में माँ ने बहुत कुछ सिखाया घर में, और पिता ने जो कुछ सिखाया वो मेरे जॉब में काम आया कि कैसे टैकल करना है सोसाइटी को, हाउ टू बी वेरी ब्रेव, हाउ टू बी वेरी ग्रेशियस। लेकिन माँ ने सिखाया एक हाउस मेकर, एक होम मेकर कैसे होना है, और वो पूरी जिंदगी काम आया। जब मैं जॉब में आई तो उस समय मेरी शादी भी हो गई और 1 साल के अंदर बच्चा भी हो गया, और मेरा जॉब एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब। मेरे हस्बैंड भी एजुकेशन में अभी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर हैं। वैसे में घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग दोनों ने मिलकर निभाई, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बच्चे मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। जैसा मैम आपने कहा कि आपने और आपके हस्बैंड ने दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो माँ होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो ऐसे में आपके हस्बैंड तो घर की जिम्मेदारी जरूर निभाते होंगे, लेकिन ज्यादा वो फोकस अपने काम पे करते होंगे, लेकिन आपको दोनों देखना था। कितनी चैलेंजिंग भरी आपकी ये किरदार रही होगी? बहुत चैलेंजिंग, लेकिन अभी अगर पीछे मुड़ के देखूं, अभी मेरा बड़ा बेटा 37 इयर्स ओल्ड है, कनाडा में पोस्टेड है, छोटा वाला स्वीडन में है, और दोनों को बड़ा करने में मैंने क्या क्या किया है जब कभी याद करती हूँ, या बच्चे ही मुझसे शेयर करते हैं कि मम्मी आपने उस वक्त मुझको ये कहा था और ये चीज ऐसी होनी चाहिए थी, आपने ये किया, तो कभी कभी लगता है कि शायद वो कैसे मैं उस राह से गुजर पाई। अगर अपनी भावनाओं को किसी गीत के जरिए हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें तो कौन सा गाना गाना चाहेंगे आप? जरूर जरूर। मेरे दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड ने अपने व्हाट्सएप के जो उसमें रहता है ना कि आपके फोटो के नीचे कुछ लिखा हुआ रहता है, उन्होंने जो लिखा है मैं उसी की 2 पंक्तियां कह देती हूँ, और शायद मेरे लिए ये सबसे बड़ी शाबाशी है मेरे बच्चों की तरफ से और मेरे हस्बैंड की तरफ से। उनके सबके व्हाट्सएप में नीचे लिखा हुआ है तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। काम जितना अच्छा करती हैं सरस्वती इनके गले पे भी हैं और माता का आशीर्वाद है, शायद यही वजह कितना अच्छा ये गा भी रही हैं। काम तो बखूबी इन्होंने किया है। हमारे साथ चंदा जी भी हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या कुछ जिम्मेदारियां रही घर को लेकर, परिवार को लेकर। काम तो अच्छा करती ही हैं।
घर को कैसे संभालती हैं, परिवार को कैसे संभालती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियों को कैसे उठाती हैं। जिस तरीके से चंदा जी आप काम कर रही हैं, अभी भी अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं, लेकिन घर की जिम्मेदारियां महिलाओं के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बाहर का काम भले ही महिलाएं कुछ देर के लिए अवॉइड कर दे, लेकिन घर, बच्चे, पति, इनको अवॉइड नहीं कर सकती। कितनी चुनौतियां रही? बहुत बड़ी चुनौती रही हमारी जिंदगी में। जब मेरी ट्विंस बेटी रिद्धि सिद्धि 6 महीने की थी तब मैंने काम चालू किया। उन्हीं के नाम से ये शॉप का नाम भी रखा, रिद्धि सिद्धि। और उस समय आप समझ सकती हैं कि ट्विंस को संभालना और शॉप ओपनिंग करना कितना बड़ा। और उसके बाद हमारी काफी बड़ी फैमिली थी जिसमें सबसे बड़े हम थे, और हमारे समाज में कोई महिलाएं काम नहीं करती थी। पूरे खानदान में दूर दूर तक कभी कोई काम नहीं की। तो सब लोग ने कहा कि इसको क्या पैसे की कमी है, क्यों काम कर रही है। टांग खींचना जिसको बोलते हैं वो बहुत हुआ। उसके बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, कुछ करना है तो क्या करना है, कितना पैसा चाहिए महीने में। सब लोग बोलने लगे, हम बोले कि नहीं, जो पटना में नहीं होता उससे हट करके कुछ काम करना है। तो मेरे हस्बैंड मेरा बहुत सपोर्ट किए। वो अगर नहीं करते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। और मेरे फादर इन लॉ भी सपोर्ट किए, और फैमिली वालों ने मना किया, ये काम होना था, बढ़ती चली गई। और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूंगी कि हर महिला को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए अपने दम पर, और उससे जो खुशी मिलती है ना तो वो करके ही पता कीजिए। जिस तरीके से आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही, जब महिलाएं कोई काम करना चाहती हैं तो घर से एक प्रेशर जरूर आता है, कितने पैसे कमा लोगी, हमसे ले लो, काम करने की क्या जरूरत है, घर पे बैठ जाओ। इन चुनौतियों को पार करके लगता है कि पैसों के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते। हमारी अपनी खुद की पहचान बहुत जरूरी होती है, और इसी वजह से महिलाएं काम करती हैं। पैसे तो जरूरी है ही, लेकिन पहचान भी उससे ज्यादा जरूरी है। ये चुनौतियां कि पैसे ले लो, घर पे बैठ जाओ, इसे पार करके अपनी पहचान बनाना, काम करना, इससे पार करके अपना पहचान बनाने में बहुत मुश्किल हुई। अपने दोनों बच्चों को छोड़ करके मेट पे भी चले जाते थे। मेरी एक बड़ी बेटी श्रद्धा थी, वो संभाल लेती थी। मतलब 3 बेटियां हैं आपकी? जी बिल्कुल, 3 बेटियां, श्रद्धा, रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि ट्विंस है जी। और इनको देखना, थोड़ा श्रद्धा थी वो देख लेती थी, और फादर इन लॉ मेरे हस्बैंड ये लोग भी देखते थे। और बाकी लोग कहते थे ये रेंट वाला काम है, तो एक तरह से समझ लीजिए धोबी वाला काम है, कपड़ा गया आया। और मतलब टांग खींचने वाली बहुत बात हुई है कि नहीं करना चाहिए आपको ये काम, कोई समाज में नहीं करता है, समाज हंसेगा आपके ऊपर। तो इस सबको इग्नोर करके इस कान से सुन के उस कान से निकाल देती थी। मैं अपने दम पे खड़ी हुई और बिल्कुल ऊपर वाले का साथ रहा, जो कि अभी जो सुन रहे हैं, कुछ नहीं तो किसी स्कूल कॉलेज में ही सम्मान के लिए बुलाते हैं, जजमेंट के लिए बुलाते हैं, तो एक सॉल मिलता है तो मुझे करोड़ों का सॉल मिल गया, वैसा फील होता है। मतलब आंख में आंसू आ जाती उस समय कि कभी लोग टांग खींच रहे थे। और मतलब हर जगह साल में 5 से 7 जगह तो जाते ही जाते हैं जजमेंट के लिए, या फिर कुछ सम्मान देने के लिए वो लोग बुलाते हैं। जैसे कि कशिश न्यूज ने आज मुझे बुलाया सम्मान के लिए। कशिश न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बोला कि लोग टांग खिंचाई करते थे कि धोबी वाला काम है, ये मत करो, अच्छा नहीं होगा, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फैमिली ठीक थी। अब फैमिली के बारे में तो ज्यादा कुछ ऐसा फैमिली वाले बोले नहीं, पर हस्बैंड बहुत साथ दिए, मेरे 3 बच्चे का साथ रहा। वो लोग खाना भी अपने मैनेज कर लेती थी, और किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं करती थी कि मम्मी टाइम नहीं दी। मुझे मार्केटिंग भी खुद से करना होता था, उनको छोड़ के चले जाते थे, सब लोग देख लेते थे। 2 छोटी बेटी थी तो उसको घर के परिवार लोग ही देखते थे। परिवार भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, और जिसका परिवार अच्छा ना हो शायद वो आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पीछे सपोर्ट परिवार का बहुत जरूरी है, और जब तक परिवार का सपोर्ट ना हो शायद आप आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ और बेहतरीन महिलाएं हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि इनके लिए कितनी चुनौतियां रही है, परिवार घर दोनों को साथ लेकर चलना और आज इस मुकाम पर पहुंचना। हमारे साथ विभा चरण पहाड़ी जी हैं। विभा जी, जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, लोगों के लिए काम करती हैं, एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। शुरुआत आपने बताई कि कहां से आपने शुरुआत की। बाहर का काम करना, घर का काम करना चैलेंजिंग रहा होगा, किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट रहा?
सच मैं बोलूं, हस्बैंड के सपोर्ट के बिना कोई भी स्त्री, जैसे आपने कहा आधी आबादी, तो पूरी आबादी अगर करनी हो तो हस्बैंड का सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। और वही बात है, हस्बैंड के सपोर्ट की आवश्यकता होती है और हस्बैंड का सपोर्ट पूरा रहा। और मेरा बेटा, मेरी बेटी, दोनों, उसमें बेटी तो बहुत छोटी थी, 2 साल की थी, मैं स्कूटी में उसको आगे खड़ा करके कोई प्रोजेक्ट करने लेके चल जाती थी। आज ये स्थिति है, बेटी भी समझती है कि मम्मा को प्रोजेक्ट करने में या किसी की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। आज बेटा जॉब कर रहा है, वो भी कुछ करता है तो उसको सैलरी मिलता है तो मम्मा कुछ आप ले लो, इससे कुछ कर देना, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। बच्चे लोग में भी ये भावना आती है कि आगे मैंने कुछ दूसरों के लिए कुछ करना है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मुझे ये भावना कहाँ से उत्पन्न हुई। मैं बहुत छोटी थी, छोटी सी कहानी के रूप में कहना चाहूंगी। मैं बहुत छोटी थी, लगता है 10 साल की रही होंगी। उस समय मैं बालकोनी से ऐसे ही देख रही थी, नीचे एक छोटी सी लड़की थी, वो नीचे खड़ी थी, उसका कपड़ा फटा हुआ था। तो मैं देखी माँ को, मामूली माँ तो अपने काम में लगी हुई, मैं चुपके से नीचे गई और सोची कपड़ा दूंगी। उस समय की बात है कि ड्रेस वगैरह तो मतलब बहुत सारे नहीं होते थे, बस स्कूल ड्रेस 4 होता था। तो वो मैंने चुपचाप से, नया सेशन स्टार्ट हो रहा था, चुपचाप से मैंने अपना 2 स्कूल ड्रेस दिया और अपना नया जूता उसको दे दिया। अब मुझको लगा कि माँ से तो बहुत मार पड़ने वाली है कि मैं स्कूल ड्रेस दे दी हूँ 2 ही बचेगा। लेकिन माँ ने जब देखा कि तुम्हारा जूता कहाँ गया, नहीं मिल रहा है, बहुत डरते डरते मैंने माँ को कहा, तो माँ बहुत खुश हुई कि आज तुम्हारी ये भावना देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि और आगे भी इसी तरह जब कभी मौका लगे तो इसी तरह सोशल काम में जुड़े रहना और लोगों की मदद करते रहना। बस मेरी कोशिश यही रहती है कि आगे मैं करते रहूं। और घर में जहाँ तक सवाल है, घर में मैं मैनेज करके सब घर के बच्चों को, अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, बाहर चले गए हैं और बेटी बाहर पढ़ रही है, बेटा भी बाहर है। अब हस्बैंड और वाइफ 2 जन हैं, हम लोग बस घर मैनेज करते हैं, ये ऑफिस जाते हैं और मैं घर का काम मैनेज करके अपना सोशल काम में जुड़ जाती हूँ। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि बचपन में ही आपने एक गरीब लड़की को कपड़े नहीं थे, कपड़े आपने दिए, माँ से डर था कि माँ डांटेगी, लेकिन माँ का सपोर्ट मिला, माँ का सपोर्ट लगातार चलता रहा। शादी के बाद पति का सपोर्ट वैसा मिला आपको? जी हाँ, बहुत ही अच्छा रहा। जहाँ तक माँ का सपोर्ट का, जैसे आपने कहा, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, जस्ट मैं 11 साल की हूँ, मेरी माँ गुजर गई थी बहुत छोटे उम्र में। उसके बाद मैंने बहुत कुछ फेस किया, फिर शादी हुई तो पति का सपोर्ट इतना अच्छा मिला कि उसके बाद में लगता है कि ऐसे ही पति भगवान सबको दे, सपोर्ट ही दे, और सबको रहते हैं तभी महिलाएं आगे बढ़ के कुछ कर पाती है। जिस तरीके से आपने कहा कि आज बच्चे की सैलरी भी आती है तो पूछते हैं माँ किसी को कुछ देना है, कैसा लगता है? माँ के काम से बच्चे इतने खुश हैं कि वो भी सपोर्ट करने को तैयार है। हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है देख के। और आगे भी मेरे ख्याल से सब, आजकल जो समय चल रहा है, सभी के बच्चे ये चाहते हैं कि माँ आगे बढ़ के कुछ कर रही है तो उसको सपोर्ट दे। जी, अच्छा लगता है। और मैं बहुत ही आज शुक्रगुजार हूँ कशिश चैनल की कि उसने यहाँ बुलाकर हम सबों को, हमारी जितनी महिलाएं हैं उनको सम्मान दिया और हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग अपनी मन की भावना कह सकें। ऐसे तो सब जगह कहते हैं, पर इसके माध्यम से कहना बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। थैंक यू जी, बिल्कुल। तो जिस तरीके से इन्होंने बचपन से ही शुरुआत की, लोगों की मदद करने की, माँ का साथ मिला, पति का साथ मिला और अब बच्चों का भी साथ मिल रहा है। और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उन्होंने क्या कुछ फेस किया है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। पूरी जिम्मेदारी वो बखूबी निभाती भी हैं। महिलाओं के कंधे पर जो जिम्मेदारी दी जाती है, कभी भी वो पीछे नहीं हटती, चाहे वो बाहर का काम हो, घर का काम हो या फिर कोई भी जिम्मेदारी हो, वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को 100% निभाती हैं। हमारे साथ अंजुला कुमारी हैं। अंजुला बेहतरीन डांस करती हैं, घर की जिम्मेदारियां भी होती है, बाहर का काम भी करती हैं। क्या कुछ फेस करती हैं ये अंजुला से ही जानते हैं। अंजुला, जिस तरीके से आप काम करती हैं, घर बाहर दोनों का काम करती हैं, घर की अगर बात करें, क्योंकि हमने प्रोफेशन की बात कर ली है, क्या कुछ जिम्मेदारी होती, कैसे मैनेज करती हैं आप इतना कुछ? देखिए, अभी हम जितनी महिलाओं ने जो बात की वो शादी के पहले की बात की, और हमारा दूसरा जो लाइफ शुरू होता है वो शादी के बाद शुरू होता है। तो जितने कंफर्टेबल हम मैके में होते हैं और जब हम ससुराल जाते हैं तो हमारे दूसरा घर हो जाता है, और हमें वहां जाके अपनी चीजों को जो हम करते हैं तो उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। मेरी जहां तक बात है, मेरी अरेंज मैरिज हुई और मेरी मम्मी ने कहा कि भाई हम तो शादी करेंगे और हमें बायोडाटा बनाना है, लेकिन तुम्हारे नृत्य के प्रोफेशन को हम उसमें नहीं डालेंगे। अभी तक तुम्हारा मन चल गया, अब नहीं चलेगा। तो हमने कहा ठीक है माता जी, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसी करिए, क्योंकि हम माँ का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मन में एक कशिश था कि
क्या मालूम ससुराल जाऊंगी मेरा नृत्य छूट जाएगा, लेकिन बता भी नहीं किसी सकते। को बता भी नहीं सकते अपनी बात। पर ईश्वर को थोड़ा ध्यान किया, चलो जो इच्छा है, अरेंज मैरिज हो रही है, अब जो मिलेगा उसको स्वीकार करेंगे। शादी हो गई, शादी के कुछ दिनों के बाद ही हमारे ससुराल वालों को पता चल गया कि मैं नृत्य करती हूँ, क्योंकि मैं कहीं कहीं कार्यक्रमों में अपने पति के साथ चिपके जाया करती थी। मतलब स्टार्टिंग से पति का सपोर्ट था? हाँ, उनको मतलब मैं बता चुकी थी फर्स्ट नाइट में कि मैं ये करती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने उनको कह दिया कि मैं एक कला से जुड़ी हुई हूँ, पर वो इतना नहीं जानते थे कि मैं इतना कुछ करती हूँ। तो एक जगह मैं क्लास लेने जाती थी, मैंने उनको ये मजबूरी बताई कि भाई बच्चों का जो क्लास है वो मेरे शादी के बाद थोड़ा गैप हो जाएगा, तो मुझे प्लीज संडे के संडे आप ले चलिए। तो वो पति ने उनको हम हामी भर दी। लेकिन जब ससुराल वालों को पता चल गया तो थोड़ा होता है भाई, लड़की के बायोडाटा में ये कथक नृत्य नहीं लिखा हुआ था और ये नृत्य ये कर रही। तो मेरी सासू माँ ने मुझे बुलाया, और मेरी सासू माँ यूपी से बिलोंग करती थी। उन्होंने कहा कि हमके पता चलल है कि तू डांस सीख ले बारू। अच्छा। हाँ, तो मैं तो एकदम डर गई कि अब क्या होगा। तो लेकिन ठीक बा, घुंघरू बांध के हमके दिखावा डांस। इतना उनका बोलना था भैया कि मैं तो इतनी खुश हुई कि सासू माँ कर रही है कि घुंघरू बांध के दिखावा। तो एक महिला का जो महिला के लिए सपोर्ट होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। उस समय तो आपकी सासू माँ ने कहा था कि घुंघरू बांध कर दिखावा, लेकिन हमारे दर्शकों को कुछ कोई मोमेंट दिखाना चाहेंगे, कुछ थोड़ा सा ये स्टेप डांस करती हैं आप? क्यों नहीं? आपकी सासू माँ का सपोर्ट आपके आज साथ है। आज नारी दिवस है, तो नारी की महानता को सबने स्वीकारा है। अब भगवान बुद्ध का ही ले लीजिए, वो उन्होंने गृह त्याग किया। तो वहां पर यशोधरा जब सुबह उठती हैं, रात में वो गृह त्याग करते हैं, और सुबह जब यशोधरा उठती है तो सोचिए उनके मन स्थिति पर क्या असर पड़ा होगा कि पति घर छोड़ के चले गए। पर देखिए, एक नारी ही है जो नारी शक्ति नहीं, नारी सहन शक्ति भी है। तो नारी वो कहती हैं कि सखी वो मुझसे कह कर जाते, सखी वो मुझसे कह कर जाते, स्वयं सुसज्जित करके तन में प्रीतम को भेजती रण में, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा घात, सखी वो मुझसे कह कर जाते। अब देखिए, भगवान बुद्ध जब बाधित मतलब उनको जब ज्ञान प्राप्त होता है और भिक्षा लेने वो आते हैं, तो यशोधरा सोचती कि मेरे पास क्या है, जिन्होंने सब कुछ, जिनके लिए कुछ भी नहीं, ये वैभव कुछ नहीं, तो मैं क्या दूं। वो स्त्री अपने सोच करके अपने पुत्र कितना प्यारा होता है किसी माता के लिए, और वो अपने पुत्र राहुल को दान करती है। वह किस लिए? विश्व, चूंकि उनके पति को ज्ञान मिला, तो विश्व में ज्ञान का संदेश फैलाने के लिए वो दान करती। लेकिन यह बुद्ध ने भी स्वीकारा, भले ही वो स्त्री को उन्होंने छोड़ा हो, लेकिन बुद्ध ने भी स्वीकारा कि स्त्री क्या होती है। तो वो कहते हैं अपने अंदाज में, दीन ना हो गोपे हीन नहीं नारी कभी, दीन ना हो गोपे हीन नहीं नारी कभी, भूत दया मूर्ति व मन से शरीर से, क्षीण हुआ वन में मैं सुधा से, जब मुझे बचाया मातृ जाति नहीं खीर से। नारी शक्ति ही ऐसी है, जन्म भी देती है, लोगों की जान भी बचाती है, और नारी के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। नारी तू नारायणी, इसीलिए ये भी कहा जाता है, क्योंकि नारी में जगत को आगे सींचने की जो शक्ति होती है वो किसी और में नहीं होती है। हमारे साथ मिनती भी हैं। प्रोफेशन की बात तो हमने कर ली, पर्सनल लाइफ इनकी कैसी रही है, कैसे कैसे चैलेंज ये फेस करती हैं, क्या कुछ करती हैं, कैसे सब कुछ सामान्य करने की कोशिश करती हैं। बड़ी जिम्मेदारी है। शादी के बाद ऐसे भी कहते हैं कि महिलाएं दो हिस्सों में बढ़ जाती है, घर की जिम्मेदारी और उसके बाद
अपनी खुद की जिम्मेदारी कैसे मैनेज करें? क्या कुछ चैलेंज रहते होंगे? चैलेंज तो शुरू से ही था। नेचुरली मैं थोड़ी सी रेबल हूँ। पापा चाहते थे डॉक्टर बनूं, मैं आ गई जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म का प्रोफेशन घर में किसी को पसंद नहीं था, बट आई लाइक्ड इट वेरी मच। उसी तरीके से शादी थोड़ी जल्दी हो गई थी, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है शादी के बाद ही हुई थी। तो ऐसा नहीं होता है कि चीज़ें जैसे आपके पास दे दी जाती है। हमें इस तरह से ग्रूम किया जाता है कि हमें कोई चीज़ दे दी जाए तो हम ले लें। मेरा थोड़ा सा अलग अनुभव रहा है, और प्लस मैं चाहती हूँ कि जितनी भी महिलाएं जो इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, जितनी भी लड़कियां सुन रही हैं, उन्हें अपने हक को लेना होगा। राइट्स आर डिनाइड, मतलब यूजुअली क्या होता है कि आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं और आप इस भरोसे में रह जाती हैं कि कब आपको वो चीज़ें दी जाएंगी, तब आप लेंगी। तो आपको छीनना भी पड़ता है कभी कभी। तो मेरा था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे जर्नलिज्म में आना है। तो मैंने वहाँ भी एक फाइट किया। जब बाद की ज़िंदगी मेरी शुरू हुई, तो मैं जब एमए का एग्जामिनेशन दे रही थी, तो आई वॉज ऑलरेडी, मैं प्रेग्नेंट थी। तो सभी ने कहा कि अभी प्रेग्नेंट हो तो उसमें ज़्यादा ध्यान देना है, एग्जामिनेशन नहीं देना है। तो मुझे लगा कि अभी तो जो मेरा फीटस है, मेरा जो बेबी है, मेरे कंट्रोल में है, मेरे अंदर में है। जब वो बाहर निकल जाएगा तो मुझे ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो मेरे पास ये दुविधा आ गई थी कि मैं क्या करूं। सभी चाहते थे कि मैं एग्जामिनेशन ड्रॉप करूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डर लगता था कि अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूं, बेबी हमारे अंदर है, बाद में जब आए तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, अभी मेरे कंट्रोल में है। तो आई कंटिन्यूड विद दैट। तो घर से ताने भी मिलते थे कि सबसे बड़ी मतलब पढ़ाकू आ गई हैं, जो प्रेगनेंसी में कॉलेज जा रही हैं, प्रेगनेंसी में कर रही हैं, ध्यान नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे अपना करियर भी लग रहा था कि मैं अभी अगर ड्रॉप कर गई तो शायद जिंदगी भर ड्रॉप कर जाऊं, क्योंकि एक बेबी का आना वो 24/7 काम होता है। वैसे में पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने एग्जाम दिया, और उसी में चूंकि एक चैलेंज था मेरे लिए, और मैं कहूंगी कि अच्छा है कि लोगों ने मुझे टॉन्ट किया। अगर शायद वो नहीं करते तो मैं उतना ज्यादा मेहनत से नहीं पढ़ती, बहुत कैजुअली उस एग्जाम को देती। तो उसी एक मतलब फायर के साथ मैंने पढ़ाई की, और बाद में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप भी किया। तो कहीं ना कहीं ये जो ताना वाना भी काम आ जाता है। यू टेक इट वेरी पॉजिटिवली, यू टेक इट एज अ चैलेंज एंड यू डू इट। तो आई हैव डन दैट वे। तो तमाम महिलाओं से हमने आपको रूबरू कराया जिन्होंने बेहतरीन काम किया है और अभी भी बेहतरीन काम कर रही हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दे रही हैं। घर हो या बाहर हो, हर जिम्मेदारी को 100% वो अपनी जिम्मेदारी उठाती हैं और बखूबी अंजाम देती हैं। आधी आबादी पूरी जिम्मेदारी खास कार्यक्रम देख रहे थे आप। इसी के साथ बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।